नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज हम सीपीसी ऑर्डर 23 से शुरू करेंगे। वादों का प्रत्याहरण, विड्रॉ और एडजस्टमेंट समायोजन, 4 रूल्स हैं इसके अंदर। कुछ सब रूल जुड़े थे। सबसे पहला रूल बात करेगा कि वाद का प्रत्याहरण और दावे के किसी भाग का परित्याग कब किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। पहली बात तो यहाँ कि अगर अवयस्क के लिए वाद लाया गया था, अवयस्क के लिए था, तो वाद मित्र को शपथ पत्र देना होगा और न्यायालय से इजाजत लेनी होगी। तो अवयस्क के लिए कंडीशन याद रखना कि वाद मित्र वाद का प्रत्याहरण करेगा या दावे के किसी भाग को वापस लेगा, परित्याग करेगा, तो वहां पर क्या करना होगा, उसको वाद मित्र को शपथ पत्र देना होगा कि यह अवयस्क के हित में है और न्यायालय उसके लिए अनुमति इजाजत देगा, तभी वह वाद का प्रत्याहरण या दावे के किसी भाग का परित्याग कर सकता है। न्यायालय की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहरित किया तो नया वाद नहीं लेके आ सकता। ये बात कॉमन है कि अगर किसी ने न्यायालय की अनुज्ञा के बिना किसी वाद का प्रत्याहरण किया या दावे के किसी भाग को त्यागा तो उसके लिए नया वाद लेकर नहीं आ सकता। ऑर्डर 23 रूल 1 किसकी बात करता है? अतिरिक्त वाद की वर्जन, जो सेक्शन 12 सीपीसी में हम पढ़कर आए हैं। रूल 2 की बात करें तो रूल 2 बात करता है परिसीमा विधि का पहले वाद पर प्रभाव नहीं होना। तो अगर कोई वाद प्रत्याहरित करके न्यायालय की इजाजत से वापस सबमिट किया जा रहा, वहां परिसीमा विधि से पहले वाद संस्थित किया गया था, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको दूसरा वाद भी परिसीमा विधि के अंतर्गत ही लाना होगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन प्री में नहीं बनेगा, आप छोड़ सकते हो इस पॉइंट को। रूल 3 बात वाद में समझौता। तो वाद में समझौता पक्षकारों के लिखित करार, तुष्टि या समझौता द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी वाद में समझौता होगा वो पक्षकार के द्वारा लिखित में करार होगा, उसमें किसी बात की तुष्टि या समझौता होगी, उसी के द्वारा वाद में समझौता किया जाएगा। और रूल नियम 3A करता है कि अगर आपने समझौते से डिग्री प्राप्त कर ली तो उस डिग्री को अपाफ्त करने के लिए नए वाद के वर्जन की बात करता है। तो ऑर्डर 23 रूल 3A क्या बात करता है कि अगर आपने समझौते के आधार पर डिग्री प्राप्त कर लिया, आपने समझौता किया, समझौते के आधार पर डिग्री बना दी, तो वहां डिग्री को अपाफ्त करने के लिए नया वाद नहीं लाया जा सकेगा, वहां वाद के वर्जन की बात करेगा। रूल 3B भी देखना इसका, ये ऑर्डर का रूल 3B बात करता है कि प्रतिनिधिवाद में कोर्ट की अनुज्ञा के बिना कोई भी करार या समझौता नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट जो आप पढ़कर आए थे ऑर्डर 1 रूल 8 में, उसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी समझौता है, वो न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं किया जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले रूल 1 में है, फिर रूल 3 है और रूल 3B। इनको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट इतनी सी चीजें हैं ऑर्डर 23 के अंतर्गत। ऑर्डर 24 की बात करते हैं। ऑर्डर 24 कहता है कि न्यायालय में जमा कराना। अगर वादी ने वाद पत्र संस्थित किया, प्रतिवादी को नोटिस इशू किया कि आपने ये किया, वादी इसके लिए वाद पत्र लाया और लिखित कथन के साथ ही वो न्यायालय में वादी के दावे की तुष्टि की राशि जमा करवा देता है, तो ऑर्डर 24 रूल 1 के अंतर्गत वादी के दावे की तुष्टि के लिए जो भी सफिशिएंट राशि है वो प्रतिवादी न्यायालय में जमा करवा सकता है। और जैसे ही प्रतिवादी न्यायालय में जमा करवाता वो राशि वादी को दे दी जाती है। वादी अगर स्वीकार नहीं करता है तो भी उसको ब्याज नहीं मिलेगा, स्वीकार कर लेता और बाद में डिक्री अधिक रकम के लिए जारी की जाती है तो अधिशेष रकम निर्णीत ऋणी के द्वारा वादी को दिलवा दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो कि वादी ने 100 रुपए की डिमांड करी और प्रतिवादी ने कहा कि 100 रुपए तो नहीं है, ये मांग रहा है, दावा कर रहा है 100 रुपए की, इतने का मामला नहीं है, 50 रुपए मैंने इससे लिए थे और 50 रुपए मैं जमा करा रहा हूं। उसने लिखित कथन के साथ ही 50 रुपए जमा करा दिए और बाद में कोर्ट का निर्णय आया कि 50 रुपए ही थे तो ये राशि समायोजित हो जाएगी, ब्याज नहीं दिलाएगा कोर्ट। और कोर्ट का निर्णय आ गया मान लो कि 70 रुपए थे, तो ये 50 रुपए का कोई ब्याज नहीं मिलेगा, 20 रुपए को ब्याज सहित दिलवा देगा कि जिस दिन वाद संचित किया था उससे लेकर जजमेंट तक का ब्याज सहित उसको 20 रुपए और ब्याज दिलवा देगा। तो यहाँ वादी के दावे की तुष्टि के लिए जो भी सफिशिएंट रकम होती है वो न्यायालय में जमा करवा सकता है। कौन करवाएगा? प्रतिवादी। रूल 3 देखना, निक्षेप पर ब्याज सूचना के पश्चात वादी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। न्यायालय जैसे ही राशि जमा होती है वादी को सूचना देता है कि प्रतिवादी ने आपके दावे की तुष्टि के लिए न्यायालय में 50 रुपए राशि जमा करा दी, आप प्राप्त कर लीजिए।
वो लेने से इनकार कर देता है, उसको तो वहां पर सूचना देने के पश्चात किसी प्रकार का ब्याज अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। सूचना दे दी थी, आपको राशि लेनी चाहिए थे, आपने नहीं ली, आनाकानी की या मना कर दिया कि इतने रुपए नहीं थे, पूरे लूंगा, तो वहां पर ब्याज अनुज्ञात नहीं करेंगे, रकम तो दे दी जाती है बाद में भी, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहां से इतना ही देखना है। ऑर्डर 25 की बात करें, खर्चों के लिए प्रतिभूति, तो वादी से खर्चों के लिए प्रतिभूति कब अपेक्षित की जा सकती है? एक बार इसका क्वेश्चन आ गया था, इसको बिल्कुल वेस्टेज ऑर्डर के रूप में जाना जाता है, पर एक बार यहां से क्वेश्चन आया था कि वादी से खर्चों के लिए प्रतिभूति कब अपेक्षित कर सकते हैं। 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि एकमात्र वादी था, एकमात्र वादी था या सभी वादी, एकमात्र वादी या सभी वादी भारत से बाहर निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? आउट ऑफ इंडिया निवास करते हैं, और उनके पास वाद की विषय वस्तु से भिन्न कोई संपत्ति नहीं है, केवल और केवल संपत्ति एक ही है, वो वाद की विषय वस्तु है जिसके संबंध में न्यायालय को निर्णय देना, उससे भिन्न कोई संपत्ति भारत में नहीं है, तो वादी से खर्चों के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जा सकती है कि यदि तुम वाद हार गए तो प्रतिवादी ने जो आपके खिलाफ प्रतिरक्षा में जो कार्रवाइयां चलाई है उसके खर्चे कौन भुगतेगा? आप तो भारत से बाहर रहते हो, आपका एडवोकेट इसके लिए लाइबल नहीं है, तो इसके लिए आप खर्चों के रूप में प्रतिभूति जमा कराइए। तो खर्चों के लिए बुलाए जाने पर वह नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये मानकर चलना है कि वह भारत से बाहर निवास करता है, और अगर वादी खर्चों के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहा तो वहां वाद खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रूल 2 में क्या कह रहा है कि वादी प्रतिभूति देने में असफल रहे, उसका प्रभाव क्या होगा? वाद खारिजी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 26 काफी बड़ा ऑर्डर है, कमीशन की बात करता है, वो वाला कमीशन नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। ये कमीशन है जैसा कमीशन आप पढ़कर आए थे कि न्यायालय कब किसी व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा करने के लिए कमीशन निकालता है, कब कब निकालता है, चर्चा करते हैं यहाँ पर। ऑर्डर 26 रूल 1 कि वे मामले जिनमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सके। कहाँ निकाल सकेगा? पहला लिख रखा होगा इसमें उपसंजाति से छूट के लिए। जिन लोगों को उपसंजाति से छूट मिली हुई है कि न्यायालय में पर्सनल एपीरियंस से छूट मिली हुई है, उन व्यक्तियों की कमीशन पर परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जाता है। किन किन को छूट मिली हुई है? हमने 132 से लेकर 131, 32 से लेकर 135 तक पढ़ा था। राष्ट्रपति था, कोई निकाय के सदस्य थे जिनको कहीं को गिरफ्तारी से छूट थी, कहीं को पर्सनल अपीयरेंस से छूट थी, तो उन सभी लोगों के लिए कमीशन निकाल सकेंगे। दूसरा, कोई बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण, किसी को कोई बीमारी है या अंग शैथिल्य है, उसके कारण, अंग शैथिल्य के कारण वह नहीं आ सकता कोर्ट में, तो उसकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जा सके। फिर देखना रूल 4, वे व्यक्ति जिनकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा, तो अगर कोई न्यायालय की अधिकारिता से बाहर का निवासी है उसके लिए कमीशन निकाल देंगे। दूसरा, जो न्यायालय की सीमाओं को परीक्षा से पहले ही छोड़ने वाला है कि जिस दिन उसकी कोर्ट में एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा उससे पहले ही वो भारत की न्यायालय की सीमाओं को छोड़ देगा, विदेश चला जाएगा, तो उसकी परीक्षा के लिए न्यायालय कमीशन निकाल सकता है। या कोई लोक सेवा का उपाय किए बिना उपस्थित नहीं हो सकता, कोई सरकारी नौकरी में बड़े पद पर है, आरएस अधिकारी है, आरजेएस अधिकारी, अगर उसको कोर्ट में एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा तो पूरे एक दिन का कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर का जितना वर्क होता है वो प्रभावित होगा। तो लोक सेवा का उपाय किए बिना अगर कोई उपस्थित नहीं हो सकता, वहां उसकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाल देंगे। कमीशन कोर्ट में जाएगा, आधे 1 घंटे में क्वेश्चन पूछेगा और आ जाएगा। इससे कोर्ट की कार्यवाहियां भी चलती रहेगी और कमीशन पे कार्य भी हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रख लेना कि हाई कोर्ट को कभी भी कमीशन जारी नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट को कभी भी कमीशन जारी नहीं किया जा सकता। क्लियर है? आगे देखते हैं रूल 5, जो साक्षी भारत के भीतर नहीं है उनकी परीक्षा के लिए कमीशन या अनुरोध पत्र, वैसा कि वैसा ही है जैसा आपने पढ़ा था। कहां पर? धारा 77 में पढ़ा था, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अनुरोध पत्र, वैसा कि वैसा ही ऑर्डर में प्रोविजन किया है कि भारत में अंदर नहीं है, भारत से बाहर है, उनकी कमीशन अनुरोध पत्र कौन निष्पादन करेगा, ये प्रक्रिया दिखा रखी है। हमारे लिए ज्यादा काम की चीज है नहीं। रूल 8 में रहना
कि अभी साक्ष्य कब साक्ष्य में अभिग्रहण किया जाएगा। अभी साक्ष्य होता क्या है, कोई व्यक्ति जो शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है उसको अभी साक्ष्य बोला जाता है। तो कब शपथ पत्र पर दिया हुआ साक्ष्य साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति जो न्यायालय की अधिकारिता से परे हैं, उन्होंने शपथ पत्र पर कोई साक्ष्य दिया है, ग्रहण कर लीजिए रूल 8 में। कोई व्यक्ति है जिसने शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया था, मर गया, उसका ग्रहण कर लेंगे। कोई बीमारी अंग शैथिल्य के कारण नहीं आ सकता, 100 उपसंजाति से छूट मिली है, पर्सनल अपीयरेंस से उसको छूट दी गई है, या लोक सेवा का उपाय किए बिना हाजिर नहीं हो सकता, वहां उनका अभी साक्ष्य साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है। रूल 10A, ऑर्डर 26 रूल 10A, हेडिंग देख लेना। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कब कमीशन जारी करते हैं। 10B की भी देख लेना, 10C की भी देख लेना। हेडिंग देखना, कुछ नहीं पढ़ना कि आपसे पूछ ले कि जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन जारी किया जाता है, फिर वहां पर आपको ये रूल दे दे साथ में, और जहां पर आपका कमीशन जारी होता है सेक्शन 75 में वो दे दे, सेक्शन 75 का वो सब क्लोज दे दे, और ए और बी दोनों दे दे। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर था, किस रूल के अंदर वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन जारी किया गया था। ऑर्डर 26 रूल 16, कमिश्नर की शक्तियां हेडिंग के रूप में आ जाती है। अंदर इतना ही है कि साक्षी पक्षकारों की परीक्षा कर सकेगा, जांच से सुसंगत दस्तावेज मंगवा सकेगा, आदेश में वर्णित भूमि में प्रवेश कर सकेगा। ऐसी कहीं कमिश्नर की शक्तियां बताई गई है। ठीक है। तो यहाँ हेडिंग इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर 26 रूल 16 में कमिश्नर की शक्तियों को मेंशन किया गया है। ऑर्डर 16 रूल 16A पर ध्यान देना कि वे प्रश्न जिन पर कमिश्नर के समक्ष आक्षेप किए जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर आक्षेप को कमिश्नर नोट कर लेगा, उसके संबंध में फैसला न्यायालय ही लेता है। जिन प्रश्नों पर कमिश्नर के समक्ष आक्षेप किए जाते हैं उनको कमिश्नर नोट कर लेता है, उनके संबंध में सभी फैसले कौन लेता है, न्यायाधीश ही लेता है। कमिश्नर आक्षेप पर कभी भी फैसला नहीं ले सकता। क्लियर है। ऑर्डर 26 रूल 17 बात करेगा कि कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी और उनकी परीक्षा। तो कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी, उनकी परीक्षा, कमिश्नर न्यायाधीश नहीं है तो साक्ष्य अधिरोपित नहीं कर सकता, बाकी सभी प्रकार की चीजें कर सकता है। ठीक है। तो कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी परीक्षा होगी, वहां अगर वो मिथ्या साक्ष्य वगैरह देता है तो उसको नोट करके मेंशन करके बता देना है। कमिश्नर न्यायाधीश नहीं है इसलिए साक्ष्य अधिरोपित नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजें एज ए जज जो परीक्षा में उपयोग करता है अपनी पावर का, वो सभी पावर्स का कमिश्नर उपयोग कर सकता है। कमीशन किसके नाम निकाला जाएगा, ये ऑर्डर 26 रूल 21 में बता रखा है। कमीशन किसके नाम निकाला जाएगा, तो या तो न्यायालय के नाम या व्यक्ति के नाम, या तो किसी न्यायालय के नाम निकालेंगे या किसी व्यक्ति के नाम। ये व्यक्ति वकील भी हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, तो न्यायालय या व्यक्ति के नाम से कमीशन निकाला जाएगा। ठीक है। ऑर्डर 27, जेलों के पर्पज से यहां से हमेशा एक न एक क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। ऑर्डर 27 सरकार के विरुद्ध वाद के संबंध में ऑर्डर है, इतना याद रखिए। ऑर्डर 27 रूल 5 देखो कि सरकार की तरफ से उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना, तो सरकार की तरफ से युक्त समय दिया जाएगा उपसंजात होने के लिए, जिसको बढ़ाया भी जा सकेगा 2 माह तक। तो यहाँ 2 माह का लिमिटेशन की सरकार की तरफ से उपसंजात होने के लिए युक्त समय देना है, जिसको मैक्सिमम 2 माह तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा ऑर्डर 27 रूल 5 में लिखा हुआ है। लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद है, ऑर्डर 27 रूल 8। इसको देखना कि यहाँ प्रतिवादी की गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति की कुर्की डिक्री के निष्पादन में ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। तो अगर लोक अधिकारी को प्रतिवादी बनाकर उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा रहा है, तो वहां प्रतिवादी की गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति की कुर्की केवल और केवल डिक्री के निष्पादन में ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। तो प्रतिवादी की गिरफ्तारी, उसकी संपत्ति की कुर्की डिक्री के निष्पादन में ही करनी है, अन्यथा नहीं करनी। ऑर्डर 27 रूल 8A बात करता है कि ऑर्डर 41 रूल 5 और 6 के अंतर्गत जो अपील के मामले में प्रतिभूति की अपेक्षा की जाती है, वो प्रतिभूति सरकार के मामले में सरकारी अधिकारी, सरकार या लोक अधिकारी से नहीं ली जाएगी। ठीक है। ये चीज कोई काम की नहीं है, यहां पर छोड़ दो। जेलों के पर्पज से ये चीज काम की थी। यहाँ ऑर्डर 27 की हेडिंग ही सफिशियंट है। रूल 5 देख लेना, रूल 8 देख लेना। एक टिप देता हूं आपको
कि जब भी आप प्री एग्जाम अटेंड कर रहे हो और कहीं पर उलझ जाते हो, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप अगर रूल्स, ऑर्डर और रूल्स का प्रश्न है तो पहला या दूसरा रूल ही क्लिक करो, आंसर वहीं से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा एग्जाम बनाने वाले का माइंड सेट होता है कि रूल फर्स्ट या रूल सेकंड से ही क्वेश्चन बनाकर देता है, ऑर्डर से अगर एक दो क्वेश्चन ही बनाकर देने। पर हाई कोर्ट थोड़ा सा अपोजिट चल लेता है, इसलिए हाई कोर्ट के मामले में ये बात कम ही लागू होती है। यहाँ ऑर्डर की केवल और केवल हेडिंग देख लेना, ज्यादा की दिक्कत नहीं है कि जब संविधान के निर्वचन या कोई कानूनी लिखत की विधि मान्यता से संबंधित कोई विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किसी मामले में, तो वहां महान्यायवादी को या महाधिवक्ता को सूचना दी जाती है। बस इतना सा काम की चीज है। तो जिसमें संविधान के इंटरप्रिटेशन का या कोई लीगल लिखत है उसकी विधि मान्यता संबंधित कोई प्रश्न है तो किसको, महान्यायवादी और महाधिवक्ता को सूचना दी जाएगी। ऑर्डर 28 हेडिंग देख लेना कि सैनिक और नौसैनिक द्वारा या वायु सैनिक द्वारा या उनके विरुद्ध वाद लाते हैं। तो वाद लाने और प्रतिरक्षा करने के लिए सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकते हैं, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर होते हैं, तो उनको अधिकार दिया है कि आप वाद लाने और प्रतिरक्षा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी प्राधिकृत कर सकते हैं। ऐसा प्राधिकार हमेशा लिखित में होगा और जिस बटालियन में वो काम कर रहे हैं उस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा उसको काउंटर साइन किया जाएगा, प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक के मामले में या उसके विरुद्ध वाद में वाद लाने और प्रतिरक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी प्राधिकृत करने का अधिकार दिया गया, और ऐसा प्राधिकार इन रिटर्न में होना चाहिए और जिस बटालियन में वो काम कर रहे हैं उसके कमांडर ऑफिसर द्वारा काउंटर साइन किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं ऑर्डर 29, निगमों और द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। तो कॉरपोरेशन द्वारा या उनके विरुद्ध वाद लाएंगे तो वहां जो अभिवचन, जहां कहते हैं कि वाद का पक्षकार अभिवचनों को साइन करेगा, तो वहां निगम के सचिव कौन करेगा अभिवचनों का हस्ताक्षर? एक तो निगम का सचिव कर सकता है, सेक्रेटरी, दूसरा डायरेक्टर, निदेशक या प्रधान अधिकारी अभिवचन हस्ताक्षरित कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 30 हेडिंग एक शब्द भी अंदर मत देखना कि ऑर्डर 30 फर्मों से संबंधित है, इतना सा याद रखने वाला। फर्म के भागीदारों से संबंधित है। ऑर्डर 31 न्यासी, निष्पादक और प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। 3 रूल्स है इसके अंदर। क्या बातें इसके अंदर देखने लायक है, मैं 2 लाइन में समझा देता हूं कि ए से एग्जीक्यूटर, निष्पादक कौन होता है? जो किसी संपत्ति के संबंध में निष्पादक नियुक्त किया गया और संपत्ति वसीयतकर्ता की संपत्ति को निष्पादित करता है उसकी विल के अनुसार, उसकी वसीयत के अनुसार। तो ऐसे निष्पादकों को जिन्होंने अपने वसीयतकर्ता की विल को साबित नहीं किया है और भारत के बाहर के न्यासी निष्पादकों, प्रशासकों को इन वादों में पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। ऑर्डर 31 में क्या बात लिखी हुई है कि ऐसे निष्पादक जिन्होंने अपने वसीयतकर्ता की विल को साबित नहीं किया है और भारत के बाहर के न्यासी निष्पादकों, प्रशासकों को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ऑर्डर 31 रूल 3 विवाहित निष्पादिका का पति संयोजित नहीं होगा। ये देख लेना, हेडिंग सफिशिएंट है कि जो भी विवाहित निष्पादिका या है उसका पति संयोजित नहीं होगा। न्यासी का, प्रशासक का भी है तो उसके लिए भी निष्पादिका तक के अंतर्गत ही वो मानी जाएगी। तो हमेशा पति को बाद में संयोजित नहीं करना। महिला है अगर निष्पादिका तो उसके पति को कभी भी इंक्लूड नहीं करना। ठीक है। ऑर्डर 32-33 को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। यहां से अगर प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसको प्री का पेपर नहीं माना जाता। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 32-33 में। मेंस के पर्पज से भी आप इसको बहुत अच्छे से देख के जाओ कि अगर सीपीसी में मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन ऑर्डर 32 ऑर्डर 33 से नहीं छपा तो इसका मतलब वो पेपर हाईकोर्ट ने नहीं छापा।
ठीक है, इसका महत्व आप समझ गए होंगे कि मैं आपको 3 नंबर का एक टिप देके जा रहा हूं इस क्लास में। ये फायदा होता है क्लास देख रहे होते हो जब आप। अवयस्क वाद मित्र कब वाद ला सकेगा? तो अवयस्क वाद मित्र कब वाद ला सकेगा? जब किसी अवयस्क के लिए वाद लाना है तो वाद मित्र ही लेके आएगा। बात क्लियर है? पढ़ लेना, नॉर्मल सी बात है। रूल 3, अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति। तो अगर वाद मित्र है, अगर अवयस्क वादी है तो उसके लिए वाद मित्र द्वारा वाद लाया जाएगा। अवयस्क अगर प्रतिवादी है तो उसके लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। रूल 4 यहां से क्वेश्चन बनाता है कि कौन वाद मित्र की हैसियत में कार्य करेगा, किसको वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ इनकी योग्यता बताता है कि एक तो व्यक्ति स्वस्थचित होना चाहिए, मेरी तरह बीमार ना हो, स्वस्थचित व्यक्ति हो। दूसरा, वयस्क होना चाहिए, 18 साल की उम्र पार कर चुका हो। तीसरा, उसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। 3 बातें वाद मित्र और वादार्थ संरक्षक बनने के लिए अनिवार्य है। पहला, स्वस्थचित होना चाहिए। दूसरा, वयस्क होना चाहिए। तीसरा, उसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जिसको वादार्थ संरक्षक बना रहे हो तो उसकी लिखित सहमति के बिना उसको वादार्थ संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो वादार्थ संरक्षक को हमेशा उसकी लिखित सहमति से ही वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेंगे, उसके बिना नहीं करेंगे। फिर रूल 6 पर देखना कि अवयस्क की ओर से वाद मित्र और वादार्थ संरक्षक को डिक्री के अधीन संपत्ति की प्राप्ति कैसे होगी? तो न्यायालय की इजाजत से ही होगी। एक शब्द लिख लेना यहां, न्यायालय की इजाजत। रूल 7, वाद मित्र और वादार्थ संरक्षक द्वारा करार या समझौता। इसके अंदर एक बात तो है कि केवल और केवल वाद मित्र और वादार्थ संरक्षक द्वारा जब भी करार समझौता किया जाएगा तो केवल न्यायालय की इजाजत से ही किया जाएगा। न्यायालय द्वारा ऐसी इजाजत अभिलिखित की जाएगी, रिटर्न में न्यायालय इजाजत देगा। बिना इजाजत के अगर करार और समझौता कर लिया तो अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करनीय होगा, वही डेबल होगा। ये बात क्या है कि अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध, कि अवयस्क को लगता है कि अगर न्यायालय को लगता है कि ये अवयस्क के फायदे के लिए था तो वो शून्य नहीं कराएगा, पर अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकार के विरुद्ध वो चाहे तो वो शून्य करवा सकता है। तो ये बात ये है कि बिना इजाजत के करार समझौता अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करने होगा। रूल 8, वाद मित्र की निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब हो जाना, हटना। तो नया वाद मित्र उपाप्त किए बिना और वाद के खर्चों के लिए प्रतिभूति दिए बिना कभी भी वाद मित्र को निवृत्त नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, छोड़ने नहीं दिया जाएगा। तो वाद मित्र की निवृत्ति कब हो सकती है? जब वो अपनी जगह नया वाद मित्र उपाप्त करके दे दे कि ये मेरी जगह नया वाद मित्र होगा, और वाद के चलाने के लिए जो कार्य वाद चला और वाद अगर वो हार जाता है तो प्रतिवादी के वाद के खर्चों के लिए प्रतिभूति दे देता है, तो उसको निवृत्त कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। शपथ पत्र से समर्पित अभ्यावेदन के द्वारा वो नए व्यक्ति का नियुक्ति करेगा, तो उसको हटाने के लिए वो शपथ पत्र से समर्पित आवेदन करेगा कि नए वाद मित्र को मेरी जगह नियुक्त कर दो, और उसमें प्रतिभूति देगा। ये ऑर्डर 32 रूल 8 में लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट कर लेना। ऑर्डर 32 रूल 9 वेरी इंपोर्टेंट, लगा लो, मेंस का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि वाद मित्र को कब हटा दिया जाएगा। अच्छा मेंस का क्वेश्चन बनकर आता है यहां से। तो अवयस्क के हित के प्रतिकूल हित है, वाद मित्र को हटा दो। भारत में निवास करना छोड़ देता है, वाद मित्र को हटा दो। अपर्याप्त कारणों से भी वाद मित्र को हटाया जा सकता है। ऑर्डर बाय 32 रूल 9 इंपोर्टेंट होता है मेंस के पर्पज से भी। वाद मित्र को हटाए जाने पर कार्रवाइयों को रोक दिया जाएगा। ऑर्डर 32 रूल 10 इसके बारे में बात करता है। क्या कहता है कि वाद मित्र की निवृत्ति हो गई या वाद मित्र को हटा दिया या वाद मित्र चलती कार्रवाई में मर जाता है तो नया वाद मित्र नियुक्त किया जाता है, तब तक के लिए कार्रवाइयों को रोक दिया जाएगा। कि अगर वाद मित्र को हटा दिया
या वाद मित्र खुद ही निवृत्त हो गया, खुद ने ही छोड़ के नए वाद मित्र को नियुक्त कर दिया, या फिर वाद मित्र की चलती कार्रवाइयों में मृत्यु हो जाती है, तो जब तक उसके स्थान पर नया वाद मित्र नियुक्त नहीं किया जाता तब तक के लिए कार्रवाइयों को रोक दिया जाता है, जब तक नया वाद मित्र आकर ग्रहण नहीं कर लेता। या एक और चीज मेंशन है इसके अंदर ही, आप रूल 10 में पढ़ोगे कि सहवादी वाद का आवश्यक पक्षकार है तो उसे प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया जा सकता है। ठीक है, अगर वो सहवादी है, वो वाद का आवश्यक पक्षकार है, तो उसको प्रतिवादी बनाने के संबंध में निर्देश दे सकते हैं। एक बार रीड कर लेना है। ऑर्डर 32 से हेडिंग कर लेना कि कुतुब से संबंधित वादों को यहाँ पर एक बंद कमरे में लिखने वाली ये बात है। ये पूछा जा सकता है कि कुतुब के संबंध के विषय के संबंध में सभी वादों को की कार्रवाइयां बंद कमरे में की जानी चाहिए, ऐसा रूल 2 में मेंशन है। बाकी इसकी हेडिंग ठीक है कि परिवार से संबंधित सभी कार्रवाई वाद कैसे होंगे। ऑर्डर 33 निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद कब संस्थित किए जा सकेंगे, कैसे संस्थित करेंगे, कौन निर्धन व्यक्ति होगा। बड़ा अच्छा है, ऑर्डर 32 और 33 में से एक ना एक क्वेश्चन आता है। यहां से रीड आउट करके बता देता हूं मैं आपको कि ऑर्डर 33 रूल 1 में क्या लिख रहा है। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेंगे ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति। डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति कहां पढ़ी थी हमने पढ़ी थी सेक्शन 60 में। डिक्री के निष्पादन से छूट प्राप्त संपत्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिक्री के एग्जीक्यूशन से छूट प्राप्त कोई संपत्ति है, डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से, या वाद की विषय वस्तु से भिन्न ऐसा पर्याप्त साधन नहीं है कि वह वाद पत्र में जो न्यायालय फीस डिसाइड की गई है वो फीस को पे कर सके। और जहां ऐसी न्यायालय के वाद पत्र के लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं है, फीस विहित नहीं है, वहां कुर्की से छूट प्राप्त और वाद की विषय वस्तु से भिन्न 1000 रुपए से अनधिक की कोई संपत्ति उसके पास नहीं है, मैक्सिमम 1000 रुपए की संपत्ति है, तो उसको निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। कौन होगा निर्धन व्यक्ति समझना। पहला कि जो सेक्शन 60 में डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति थी वैसी कोई संपत्ति नहीं है उसके पास, और वाद की विषय वस्तु से भिन्न कोई संपत्ति उसके पास नहीं है। या फिर अगर दोबारा सुनना इसको, ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिग्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त कोई संपत्ति नहीं है और वाद की विषय वस्तु से भिन्न कोई पर्याप्त साधन नहीं है जिसके द्वारा वो न्यायालय की फीस चुका सके, तो वो निर्धन व्यक्ति है। पर न्यायालय की कोई फीस ही विहित नहीं है कि वहां न्यायालय में ऐसा वाद निःशुल्क लाया जा सकता है, वहां निर्धन व्यक्ति उस व्यक्ति को माना जाएगा जो कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति और वाद की विषय वस्तु से भिन्न 1000 रुपए के मूल्य की कोई संपत्ति का भी हकदार नहीं है। उसके पास 1000 रुपए तक की भी मूल्य की कोई भी संपत्ति नहीं है, 1000 से कम की ही संपत्ति है, वहां ऐसे व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। ये कहां लिख रखा है? ऑर्डर 32 रूल 1 में, ऑर्डर 33 रूल 1 में लिख रखा है। ऑर्डर 33 रूल 1A कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं है, इसकी साधनों की जांच कौन करेगा? तो जांच मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। ऑर्डर 33 रूल 5 आवेदन का नामंजूर किया जाना। तो जहां नियम 2 और 3 का पालन नहीं हुआ है, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि ऐसे आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है जो निर्धन व्यक्ति के रूप में लाना चाहता है, या फिर वह व्यक्ति निर्धन व्यक्ति नहीं है। अगर जांच में निर्धन व्यक्ति नहीं पाया जाता, आवेदन नामंजूर कर देंगे। या आवेदन से 2 माह पूर्व उसने निर्धन व्यक्ति बनकर कपटपूर्वक संपत्ति को वेनन कर दिया कि मैं निर्धन व्यक्ति न्यायालय को लग सकूं, तो उसने आवेदन से 2 माह पूर्व अगर कपटपूर्वक अपनी संपत्ति का वेनन कर दिया तो ऐसा आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा। याद रखना 2 माह पूर्व का एक लिमिटेशन दे रखा है कि कोई व्यक्ति अगर निर्धन के रूप में आवेदन करने से 2 माह पूर्व अपनी संपत्ति को कपटपूर्वक
क्या कर देता है, किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, तो वहां उसको उसका निर्धन के रूप में आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा। ऑर्डर 33 रूल 8, यदि आवेदन ग्रहण कर लिया जाए तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो बिना फीस के रजिस्टर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद ला रहा है, तो बिना फीस के रजिस्टर। ऑर्डर 33 रूल 9, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण। कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद ला रहा है, उसके लिए अनुज्ञा मिल गई थी, तो उसको प्रतिहरण कब किया जा सकता है, जब प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर, कौन, या तो प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर, तो प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर किसी आधार पर आवेदन करता है कि ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं है, इसने संपत्ति ट्रांसफर कर दी थी, तो न्यायालय ने जो निर्धन व्यक्ति के रूप में उसको वाद लाने की अनुज्ञा दी थी ऑर्डर रूल 1 में, वहां ऐसी अनुज्ञा को नामंजूर कर दिया जाएगा, प्रत्याहरित कर लिया जाएगी ऐसे होना। पर ऐसा प्रत्याहरित करने से 7 दिन की लिखित सूचना वादी को दी जाएगी कि हम ऐसा आपका निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रतिहरण कर रहे हैं, तो 7 दिन पूर्व की लिखित सूचना के बाद ही, की लिखित सूचना के बाद ही। क्लियर है? निर्धन व्यक्ति सफल हुआ तो वाद खर्चे की, निर्धन व्यक्ति सफल हुआ तो वाद खर्चे वाद की विषय वस्तु या डिग्री पर भार होंगे। अगर वो जीत जाता है और उसके पक्ष में डिग्री कर दी जाती है, तो डिग्री से जो पैसा प्राप्त होगा, उस पैसे के ऊपर न्यायालय की फीस हमेशा भार रहेगी, पहले सबसे पहले न्यायालय की फीस उस पैसे से चुकाई जाएगी। ये बात कहाँ मेंशन है कि यदि निर्धन व्यक्ति सफल होता है तो खर्चे, तो वाद का जो भी खर्चा था निर्धन व्यक्ति के रूप में अपने पूरा वाद चलाया, उससे फीस नहीं ली न्यायालय ने, आदेशिका जारी करने की फीस भी नहीं ली, तो वहां वो वाद जीत जाता है, तो जितना भी न्यायालय की कार्रवाई में फीस लगी जो न्यायालय ने निर्धन व्यक्ति के रूप में उससे नहीं ली, वो सारी फीस डिग्री वाले व्यक्ति से, जिसके पक्ष में डिग्री जारी की जाती है, जो निर्धन व्यक्ति था, उसके लिए जारी की जा सकती है। तो जहां निर्धन व्यक्ति सफल हो जाता है, तो वाद की जो भी विषय वस्तु है या डिग्री है, उस पर ऐसा शुल्क, न्यायालय का शुल्क भार होगा। फिर ऑर्डर 33 रूल 18 देखना डायरेक्ट, ये आपको निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है कि निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ये केंद्र सरकार की कर्तव्य है। ठीक है, केंद्र सरकार की शक्ति है, या राज्य सरकार भी अपने वे पर ऐसा उपलब्ध करवा सकती है। ऑर्डर 33 रूल 18। ठीक है, ऐसा सिमिलर प्रोविजन सीआरपीसी में कहां पड़ा था, 304 ऑफ सीआरपीसी में पड़ा था, निःशुल्क विधिक सहायता। 303 में प्रतिरक्षा करने का अधिकार, याद आ गया। 306 में पार्डन पड़ा होगा, 310 में निरीक्षण पड़ा होगा, याद आ जाना चाहिए। सेक्शन उंगलियों पे टास्क के रूप में होना चाहिए। ऑर्डर 35, अच्छा ये ऑर्डर 34 था, यही मैं सोच रहा हूं। उधर 35 तो इंटरप्लीडर सूट है, ये ऑर्डर 35 कैसे लिखा हुआ आ गया, ऑर्डर 34 है यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है इसमें। तो यहाँ केवल हेडिंग देख लेना कि स्था और संपत्ति के बंधकों से संबंधित। यहाँ प्रारंभिक डिग्री 2, 4 और 8 में जारी की जाती है, 2, 4, 7 में, सॉरी, प्रारंभिक डिग्री जारी की जाती है, बाकी सभी में अंतिम डिग्री जारी होती है। तो प्रारंभिक डिग्री और कहाँ पढ़कर आए थे, ऑर्डर 20 रूल 12 से 18 तक हमने पढ़ी थी प्रारंभिक डिग्री, और यहाँ ऑर्डर 34 रूल 2, 4 और 7 में प्रारंभिक डिग्री जारी की जाती है। इंटरप्लीडर सूट कहां पड़ा था, इंटरप्लीडर सूट याद आ रहा है क्या? इसके लिए फॉर्म नंबर एक बार पूछा हुआ है, तो यहाँ फॉर्म नंबर लिख लेना। अपेंडिक्स ए का 40 नंबर का इसका फॉर्म नंबर है। एक बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि अंतराभिवाची वाद के लिए कौन सा फॉर्म नंबर होता है।
ऑर्डर 35 रूल 1 बात करता है कि अंतराभिवाची वाद में वाद पत्र में क्या क्या मेंशन करना होगा। तो सबसे पहला तो यह कथन करना होगा कि वाद की विषय वस्तु पर उसका कोई हित नहीं है, वह केवल और केवल उस संपत्ति को रखने का खर्चा प्राप्त करना चाहता है और वादी प्रतिवादी के बीच में किसी प्रकार की दुस्संधि नहीं है। तो अंतराभिवाची वाद के वाद पत्र में वादी को यह अभिकथन करना होगा कि वाद की विषय वस्तु में उसका किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह उसके उपयुक्त मालिक को प्रदान करना चाहता है उस संपत्ति को, और वादी प्रतिवादी के बीच में किसी प्रकार की दुस्संधि नहीं है, बायस होकर उन्होंने कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया कि इस वाद के द्वारा उसको मालिकाना हक दिलवाया जा सके। तो वादी प्रतिवादी के बीच में कोई दुस्संधि नहीं है। ऑर्डर 34 ऑर्डर 35 रूल 5, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन व्यक्ति अंतराभिवाची वाद नहीं संचित नहीं कर सकता। तो अभिकर्ता, अभिकर्ता का मतलब इंग्लिश में एजेंट। एजेंट कभी भी अपने मालिक के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद नहीं लेके आ सकता। अभिधारी मतलब टीनेंट। किरायादार कभी भी अपने मालिक के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद लेकर नहीं आ सकता। तो निम्न में से कौन अंतराभिवाची वाद संचित नहीं कर सकता? एक अभिकर्ता, दूसरा अभिधारी, तीसरा यदि उस विषय वस्तु के संबंध में पूर्व में कोई विवाद न्यायालय में चल रहा है। फोर्थ उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है कि ये तीनों कवर होते हैं। पहली वाली बात कहां पर कवर होती है? जहां हमने अंतराभिवाची वाद पढ़ा था। कहां पढ़ा था? किस सेक्शन में पढ़ा था? बताओ जल्दी से। अंतराभिवाची वाद सीपीसी के कौन से सेक्शन में था? रेंज बताऊं? 80 से 90 के बीच में। ऑर्डर 36 विशेष मामला। तो न्यायालय की राय के लिए मामले की गठन करने की शक्ति कहां था? ये फ्रेंडली सूट पढ़ा। किस सेक्शन में पढ़ा था फ्रेंडली सूट? हमने सेक्शन 90 में। उससे संबंधित है कि न्यायालय की राय के लिए कथन करने की शक्ति। तो इसमें क्या होता है? दो व्यक्ति आपस में न्यायालय की राय के लिए या तो तथ्य के या विधि के किसी विवादक को विनिश्चय के लिए लिखित करार द्वारा न्यायालय की राय के लिए उसके समक्ष पेश कर देते हैं, जिस पर न्यायालय का निष्कर्ष सभी पक्षकारों को मान्य होता है। तो न्यायालय की राय के लिए दो या दो से अधिक पक्षकार या तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ को बनाकर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, लिखित करार के द्वारा न्यायालय की ओपिनियन के लिए न्यायालय के समक्ष पेश कर देते हैं, जिस पर न्यायालय का जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी विनिश्चय होगा, वो दोनों पक्षकारों को मान्य होगा, ऐसा उसमें मेंशन करके देते हैं। ये ऑर्डर 36 रूल 1 में लिखा होगा। ऑर्डर 36 रूल 5 ध्यान रखना, मामले की सुनवाई और निपटाला। तो न्यायालय उस प्रश्न को जो लिखित करार के द्वारा उसके समक्ष रखा गया उसको वाद के रूप में सुनेगा और उस पर अपना विनिश्चय करके निर्णय सुनाएगा। उस निर्णय के अनुसार डिग्री बनेगी। तो जो प्रश्न न्यायालय के समक्ष लिखित करार के द्वारा रखा गया उसको न्यायालय वाद के रूप में सुनता है, विनिश्चय करके अपना निर्णय सुना देता है और निर्णय के अनुसार डिग्री होती है। ऑर्डर 37 संक्षिप्त प्रक्रिया। क्या होती है संक्षिप्त प्रक्रिया? ऑर्डर 37 बात करता है कि वे न्यायालय या वादों का वर्ग जिन्हें यह आदेश लागू होना है। ऑर्डर 37 देख लेते हैं संक्षिप्त प्रक्रिया। फिर ऑर्डर 37 क्या कहता है कि वे न्यायालय या वादों का वर्ग जिन्हें समरी प्रोसीजर लागू होता है। न्यायालय एक तो हाई कोर्ट होगा, एक नगर सिविल न्यायालय होगा। कौन कौन समरी प्रोसीजर कर सकता है? हाई कोर्ट, नगर सिविल न्यायालय या लघुवाद न्यायालय, या की जगह और लघुवाद न्यायालय। ये 3 प्रकार के कोर्ट है जो समरी प्रोसीजर कर सकते हैं। लघुवाद न्यायालय या कोई नोटिफाइड कोर्ट हो सकता है जिसको हाई कोर्ट ने नोटिफाई हो। किन किन मामलों पर यह चलेगा? वादों का वर्ग को देखोगे तो वादों के वर्ग है, एक तो विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज पर, दूसरा हुंडी पर के विनिमय पत्र, दूसरा हुंडी, तीसरा वचन पत्र और लिखित संविदा या प्रतिभूति के रूप में वादी द्वारा प्रतिवादी से कोई ऋण या धन की मांग की गई। 4 चीजों पर समरी प्रोसीजर की लागू होती है।
विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, लिखित संविदा या प्रत्याभूति के रूप में वादी द्वारा प्रतिवादी से ऋण या धन की कोई मांग की जाती है तो उसको समरी प्रोसीजर लागू होगा। ऑर्डर 37 रूल 3, प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए क्या प्रक्रिया होगी? तो प्रतिवादी को समन करेंगे, समन के साथ वाद पत्र लगाना है, उसकी तामील करवाएंगे, प्रतिवादी 10 दिनों के अंदर उपसंजात होगा। यहाँ सभी टाइम संक्षिप्त प्रक्रिया में 10 दिन के अंदर ही होगा, ठीक है। तो सभी प्रकार की लिमिटेशन 10 दिन के अंदर ही है, किसमें? समरी प्रोसीजर। ऑर्डर 37 रूल 4 की डिग्री को अपाफ्त करने की शक्ति, तो इसको एक बार रीड कर लेना कि संक्षिप्त प्रक्रिया में डिग्री कब अपाफ्त की जा सकती है। ऑर्डर 37 रूल 4 इसको बताता है। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी हिंदी की क्लास आज और नहीं ले पाऊंगा मैं, कल आपकी हिंदी की क्लास रहेगी।